अच्छा ठीक, हाँ। तो आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि यह कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। साथ ही साथ आपको बताया था कि यह भारत में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की समानता को पूरा करने के लिए राज्य पर एक कर्तव्य आरोपित करता है, अधिरोपित करता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहां से कहां तक बताया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में। आज हम देखेंगे अनुच्छेद 36 के बारे में और इसके आगे के अनुच्छेदों के बारे में, जिसमें क्या दिया हुआ है। तो देखते हैं अनुच्छेद 36 के संबंध में। अनुच्छेद 36 आपका है, परिभाषा को बताता है। ठीक है, किसकी परिभाषा को बताता है यह? राज्य शब्द की। तो ये क्या कहता है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में। तो राज्य शब्द के जो हमने पूर्व के कक्षाओं में पढ़ा था कि राज्य शब्द की परिभाषा कहाँ दी गई है, इसके कहाँ दी गई है, भाग 3 के आर्टिकल 12 में या अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया है। तो वही अर्थ इसमें लगाया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि राज्य शब्द की परिभाषा अगर कहीं भी पूछी जाएगी तो भाग 3 और 4 दोनों के लिए कहां पे समझी जाएगी, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत मानी जाएगी। ठीक। तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है, इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि राज्य शब्द के अंतर कौन कौन आएगा, भारत की सरकार और संसद, राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, पहला। तीसरा, भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। तो इसमें आपके कितने लोग आएंगे या कितने निकाय आएंगे, तो राज्य के अंतर्गत आपके 4 प्रकार के निकाय शामिल होते हैं। पहला आपका आएगा भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और पार्लियामेंट उसके साथ। दूसरा आएगा आपका स्टेट, और फिर आपका आएगा उसका विधानमंडल। तीसरा आएगा भारत के अंतर्गत जितने भी स्थानीय प्राधिकारी हैं, अर्थात लोकल अथॉरिटीज। और चौथा आपका आएगा अदर अथॉरिटीज। तो इसके संबंध में जब भी हम राज्य की बात करेंगे तो इन्हीं के अंतर्गत उसको परिभाषित किया जाएगा। तो इसमें आपको ज्यादा समझने की बातें नहीं होगी, आपने पूर्व की कक्षाओं में इसको पढ़ लिया था, समझा था। तो यहाँ पर भी जब कोई राज्य शब्द की बात कही जाएगी तो उसका मतलब होगा कि हम भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा दी गई है वही माना जाएगा, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो। तो आपको याद रखना है कि अब जितने भी आगे जितने भी अनुच्छेद हम पढ़ेंगे 30 से लेकर 51 तक, तो यहाँ पे जहां भी राज्य शब्द आएगा तो उस राज्य शब्द वहां पे जब राज्य को कर्तव्य अधिरोपित किया जाएगा। पूर्व में हमने जो राज्य देखा था उसके साथ क्या था, अधिकार के संबंध में था कि जो राज्य कोई विधि बनाएगा तो जिससे क्या अधिकारों का अतिक्रमण ना हो। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी राज्य शब्द आएगा तो उसके कर्तव्य किसके अनुसार होने चाहिए, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच। जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में जो कर्तव्य अधिरोपित किए गए हैं या बताए गए हैं, उन्हीं को आप अपने कर्तव्य के तौर पे शामिल करेंगे। क्लियर है ये चीजें? अब हम देखते हैं अनुच्छेद 37 के बारे में। अनुच्छेद 37 क्या कहता है, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना। तो अब ये जो हमने बात कही थी कि देखिए मूल अधिकार क्या बताया गया था, हमने क्या बताया था कि फंडामेंटल राइट्स का कभी उल्लंघन या अतिक्रमण होता है तो आप कहाँ जा सकते हो, कोर्ट के पास जा सकते हो उसको क्या करवाने के लिए, प्रवर्तन कराने। लेकिन जब हम बात करें अब 37 अनुच्छेद 37 के तहत, आर्टिकल 37 के तहत, तो यहाँ पे जो डीपीएसपी रखा गया है उसके बारे में बंद करता है। तो इसके साथ ये दो बातें कहता है कि पहला, अब इसको हम समझ लेते हैं पहले क्या कह रहा है ये, कि इस भाग में अंतर्विष्ट बंद किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अब और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको 37 को पढ़ने के बाद क्या समझ आता है कि किसी भी न्यायालय द्वारा क्या है, ये जो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, राइट प्रिंसिपल जो बताए गए हैं, उनको क्या किया जाए, उनको क्या है, लागू नहीं करवाया जा सकता है। अर्थात ये राज्य को कर्तव्य तो
बता दिए कि राज्य के कर्तव्य हैं या दिशा निर्देश उनको दे दिए, लेकिन अगर वो उनका पालन नहीं करते तो उसका क्या आप प्रवर्तन कोर्ट में जाकर नहीं करा सकते हैं। कि जैसे किसी कर्तव्य को वो पालन नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या है, कोर्ट में नहीं जा सकते या किसी न्यायालय में जाकर उसका प्रवर्तन ही नहीं होगा। या किसके माध्यम से कहा गया है, का अनुच्छेद 37 के या आर्टिकल 37 के माध्यम से कहा गया है। और जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात कहे थे कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में या मूल अधिकारों के बारे में कि इनका प्रवर्तन कैसे होगा, तो अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक जो उपचार आपको प्रदान किए गए उनके माध्यम से फंडामेंटल राइट्स का प्रवर्तन किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोला है कि किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तन नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो इसमें दो बातें उन्होंने कही कि जो नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है, अर्थात कि किसी नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं किया जा सकता, और यदि इसका अगर उल्लंघन किया जाता है तो न्यायालय में इनके प्रवर्तन के लिए कार्यवाही नहीं की जा सकती है। फिर जो दूसरी बात इसमें शामिल आती होती है कि अब ये इनको तो कह दिया कि इनका प्रवर्तन नहीं होगा, लेकिन पहला बोल दिया कि न्यायालय द्वारा इसका प्रवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्या है कि यहाँ जो दूसरा खंड है इसी में है कि विधि बनाने में उन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। परंतु जब भी विधि निर्माण किया जाएगा, जब भी कोई लॉज बनाए जाएंगे, कोई एक्ट बनेगा, उसमें क्या है, इस जो 36 से लेकर 51 तक के जितने भी सिद्धांत हैं उनको लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व क्या है, देश के शासन में मूलभूत है। अब जो राज्य है तो अगर दिशा निर्देश उनके पास नहीं होगा तो वह क्या है, मनमाना स्वरूप उसका हो जाए। मनमाने रोकने के लिए क्या नीति निर्देशक तत्वों को डाला गया है कि आप कोई भी कार्य कीजिए, लेकिन आपको यह मार्गदर्शिका आपके लिए उपलब्ध है और इसको ध्यान में रखकर ही आप सारे नियम और विधियों का निर्माण, तो ये जो डीपीएसपी के जो तत्व हैं जो हम आगे ध्यान से और पढ़ेंगे उसको लागू करना अति आवश्यक होगा। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था जो अनुच्छेद 37 के तहत डाली गई है, ये क्या एक दोहरी व्यवस्था है कि पहला तो उन्होंने बोल दिया कि प्रवर्तन नहीं है, लेकिन क्या है दूसरा उन्होंने यह बता दिया कि आपको विधि बनाने में इन कर्तव्यों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो आपका ऐसा है कि जो राज्य के कर्तव्य हैं, अर्थात कि जो भी राज्य, अब इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं ये बोला गया, लेकिन राज्य को ये कर्तव्य अधोरेखित कर दिया गया है कि आपको अपना जो भी कार्य है वो अनुच्छेद 36, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, 36 से लेकर 51 में जो डीपीएसपी के जो प्रिंसिपल्स बताए गए, जो उपबंध दिए गए, उनके अनुसार ही आपको कार्य करना होगा। इसी में आपका एक मामला था IR कोई हेलो बनाम तमिलनाडु राज्य का। तो इस मामले में कहा गया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया और कहा कि मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों के साथ संतुलन बनाए रखना चाहिए। तो जो इन्होंने कहा कि जो मूल अधिकार हमारे हैं, कि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनको क्या है, डीपीएसपी जो हमारे हैं नीति निर्देशक तत्वों के साथ क्या है, इनको संतुलित रखना है। मतलब ये दोनों क्या आपका बराबर होना चाहिए, क्योंकि क्या है डीपीएसपी के माध्यम से क्या है राज्य क्या बनाएगी, विधियों का निर्माण करेगी, और उन विधियों के निर्माण से कभी भी किसी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर किसी फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह विधि क्या होगी, उसको, उससे क्या होगा कि जो मूल अधिकार है और डीपीएसपी में जो संतुलन है वह क्या होगा, कायम नहीं रहेगा। और जब भी देखिए कोई भी विधि बनती है तो वो कैसी होनी चाहिए, वो हमेशा किसके लिए होनी चाहिए, जनहित के लिए होनी चाहिए। इस जनहित को ध्यान में रखकर ही सारा काम होगा, और ये जनहित को ध्यान में रखकर ही क्या है जो फंडामेंटल बनाए जाएंगे, तो उसी के माध्यम से फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में संतुलन कायम होगा। फिर हमारे देखिए जो हमारा देश है या हमारा जो समाज है, ठीक है, समाज की सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि जो हमारे समाज की व्यवस्था है या यहाँ की जो प्रकृति है उसमें क्या है, यहाँ पे कमजोर वर्ग बहुत है। कमजोर वर्ग क्यों है, क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में वह संसाधन नहीं मिल पाते, उनके अधिकार नहीं मिल पाते। तो इसीलिए क्या है कि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान के अंतःकरण माना कि इनके क्या है, मूल अधिकारों और नीति
निर्देशक तत्वों को रखा गया केवल और केवल क्यों है कि जो असमानता है, जो भी हमारे जो समाज में असमानता फैली हुई है, उसको क्या किया जाए, दूर किया जाए, या उसको क्या किया जाए, जो असमानता है या जो गड्ढा है उसको पाटा जाए। और इसी के माध्यम से जो डीपीएसपी और मूल अधिकारों को रखा गया है, तो इसका जो मेन लक्ष्य क्या है कि समतावादी सरकार या समाज का निर्माण की बात। समतावादी अर्थात कि सभी को समान संरक्षण प्रदान हो, सभी को समान संरक्षण मिले, समान संसाधन का प्रयोग कर सके, और इन्हीं सारी बातों को लेकर हमारे ये डीपीएसपी कार्य करता है। तो हम इसमें एक आपका और एक केस बचा था, सोसाइटी फॉर एन एडेड स्कूल ऑफ राजस्थान बनाम भारत संघ 2012 का मामला। तो इसमें बताया कि जो मूल अधिकारों की व्याख्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में की जानी चाहिए। तो इनका मतलब ये था कि जब भी हम मूल अधिकारों की व्याख्या करेंगे, जब भी हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जब भी हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, आपका डीपीएसपी इंक्लूड होगा। क्यों इंक्लूड होगा? क्योंकि डीपीएसपी किसका कर्तव्य है, या नीति निर्देशक किसका कर्तव्य होगा, आपका राज्य का कर्तव्य होगा। तो राज्य का जो कर्तव्य है वो क्या है, हमेशा मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने का है, ना कि उसका अतिक्रमण करने का है। इसलिए डीपीएसपी के साथ हमेशा फंडामेंटल राइट को जोड़कर देखा जाता है कि जो भी नियम कानून या विधियां बनती है या कोई भी आदेश जारी किया जाता है, तो उसके ऊपर हमेशा ये ध्यान दिया जाएगा कि वह मूल अधिकारों का अतिलंघन तो नहीं कर रही है, या उसका अतिक्रमण तो नहीं कर रही है, या उसको कभी कम तो नहीं कर रही है। इसी में हम देखते हैं आगे कि आपने पढ़ा था ग्लेविन ऑस्टिन, एक जो ग्लेविन ऑस्टिन थे, उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान प्रथमतः सर्वोपरि रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है, और इसमें अधिकांश उपबंध या तो प्रत्यक्ष सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को पूरा करते हैं, और जो आवश्यक दशाओं की स्थापना करते हुए सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए या तो सीधे उपबंधित हैं, या फिर संपूर्ण संविधान में राष्ट्रीय पुनर्जागरण का लक्ष्य व्याप्त होते हुए भी सामाजिक क्रांति के लिए वचनबद्धता का जो मर्म है, वह भाग 3 और 4 के मूल अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। यह संविधान की आत्मा है। तो यह ग्लेविन ऑस्टिन का कथन था। तो आगे के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियोस मिलते रहे। धन्यवाद।